Hello everyone, welcome to EduBase World channel. Today we are going to start a new chapter of geography of class 7 CBSE, or we can say that NCERT, which is Natural Vegetation and Wildlife. So ये class 7 NCERT book geography का 6th chapter है जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे और हम जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ क्या है और नेचुरल वेजिटेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन किन चीजों पे वो डिपेंड करती है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। एंड डोंट फॉरगेट to subscribe my channel so that I can create more videos और आपको इन फ्यूचर भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सब्जेक्ट्स पे मिलेंगी और मैं छोटे छोटे वीडियोस और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर के भी वीडियोस लेकर आऊंगी। सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मेकिंग दिस सेशन बेटर। ओके, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। So this chapter starts with a small story. एक छोटी सी स्टोरी से ये चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि सलीमा के बारे में है। सलीमा was excited about the summer camp she was attending. She had gone to visit Manali in Himachal Pradesh along with her classmate. अब समर कैंप हो रहा था, सलीमा जो थी वो एक समर कैंप को अटेंड कर रही थी। और वो समर कैंप कहाँ था? वो समर कैंप मनाली में था। जहाँ मनाली कहाँ है? मनाली इज अ प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। और वो अकेले नहीं, वो अपने क्लासमेट के साथ जा रही थी। वो याद कर रही थी और ये चीजें देख देख कर वो खुश हो रही थी कि जैसे जैसे जब वो मे बी वो प्लेन से जा रही हो, यहाँ पे अभी फिलहाल ये मेंशन नहीं है कि वो कहाँ से जा रही है मनाली। ठीक है, मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, वो पूरा हिली और माउंटेन बेस्ड एरिया है। तो वो जैसे जैसे मे बी वो प्लेन से ही जा रही होगी, वो मैदानी क्षेत्र से जा रही होगी। और जब वो जा रही थी हिमाचल प्रदेश, तो रास्ते में जो लैंड फॉर्म्स थे, हमने अभी पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन अवर कंट्री। इंडिया में बहुत सारे लैंड फॉर्म्स प्रेजेंट है। लैंड फॉर्म्स मीन्स की अलग अलग चीजें, अलग अलग प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक से में बनी हुई वो चीजें जो होती है, जैसे डेजर्ट हो गया। अलग अलग लैंड फॉर्म्स क्या हो गया कि कहीं हमें डेजर्ट देखने को मिल रहा है, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं कहीं हिल्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, कोई कोस्ट लाइन है। तो ये सारे लैंड फॉर्म है। तो जब लैंडफॉर्म भी क्या हुआ कि जब वो हिमाचल की तरफ बढ़ रहे थे तो लैंडफॉर्म भी चेंज होता गया। मीन्स कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते गए तो उन्हें वेजिटेबल भी अलग अलग देखने को मिल रही थी और वो फार्मिंग भी अलग तरीके। प्लेन्स में क्या होता है, नॉर्मली फार्मिंग होती है, जैसे गेहूं लग गई, चावल लग गए, तो वो नॉर्मल प्लेन्स में लगे हुए होते हैं। बट वो जब माउंटेन पे जा रहे थे तो उन्होंने स्टेप फार्मिंग देखी होगी कि कैसे माउंटेन पे स्टेप बना के, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि माउंटेन पे स्टेप बना के फार्मिंग करी हुई है, वीट लगे हुए हैं, राइस लगी हुई है। तो ये चीजें वो देख रही थी और वो देखकर खुश हो रही थी। The deep jungles of the foothills comprising Sal and Teak slowly disappeared. अब क्या हुआ कि फुटहिल्स में जो जंगल थे वो किसके थे? वो साल के थे और टीक के थे। वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगे। वो धीरे धीरे अब प्लांट्स जो है, जो साल और टीक के ट्रीज जो थे, वो अब दिखने नहीं लगे, वो अब दिखाई देना बंद हो गए। अब क्या हुआ, उसकी जगह साल और टीक की जगह कैसे ट्रीज ने लिया? बहुत लंबे लंबे ट्रीज थे, बहुत टॉल ट्रीज थे और उनके जो लीव्स थे वो पॉइंटेड थे। ठीक है, क्या हुआ कि साल और जो प्लेन्स में फुटहिल्स में क्या हुआ? फुटहिल्स में हो गया, जैसे ये हिल्स हैं, ये माउंटेन्स हैं, तो ये प्लेन एरिया, मतलब जहां से चढ़ाई शुरू होती है, मीन्स कि ये प्लेन एरिया कि जिसके बाद से अब माउंटेन या हिल्स शुरू हो गए। दिस इज नोन एज फुट हिल्स। मीन्स हिल का फुट, कभी भी फुट कहाँ होता है? बॉडी के नीचे होता है।
फुट इज प्लेस्ड बिलो आवर बॉडी, सबसे नीचे फुट प्लेस होता है हमारा। तो जस्ट लाइक दैट फुट हिल्स मीन्स हिल्स के नीचे, हिल्स के पैरों के पास जो एरिया है दैट इज नोन एज फुट हिल्स। तो जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो फिर वो जो टीक और साल के ट्री थे वो डिसअपियर होने लगे और उसकी जगह थी बहुत लंबे लंबे टॉल ट्रीज ने ले लिए जिनकी जो लीव्स थी वो पॉइंटेड थी। मीन्स कि जो ये लीव्स जो है वो पतली सी और पॉइंटेड थी, लाइक दिस, ऐसे पतली पतली और बिल्कुल पॉइंटेड ऐसी थी, ठीक है। और वो कोई कोई जो लीफ थी वो कोन शेप्ड भी थी, मीन्स कि कोन शेप्ड, ऐसे कोन शेप की भी लीव्स थी और वो काफी ज्यादा पॉइंटेड थी। ओके तो फिर अब उसने क्या देखा कि अच्छा ये जो ट्रीज हैं जो मैं देख रही हूँ ये कोनीफेरस ट्रीज हैं, ठीक है, ये कोनीफेरस ट्रीज हैं और उसमें बहुत खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं। The blooms of bright flowers on tall trees, bright flowers were blooming there, और rhododendrons, वहाँ rhododendrons भी थे। अब rhododendrons मीन्स क्या हो गए? rhododendrons हो गए कि जैसे छोटे छोटे पौधे जो पॉइंटेड होते हैं और उसमें वो थोड़े से ना जैसे पॉइंटेड तो होते ही हैं और मतलब बहुत खूबसूरत से उसमें फूल खिले हुए होते हैं, मतलब रेड ट्री। अगर नॉर्मल सी बात करो रोडोडेंड्रन की तो वो एक प्लांट है जिसमें रेड फ्लावर होते हैं और ये जो इसका ग्रोथ होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, वो बुशी टाइप का होता है और रेड फ्लावर्स में खिलते हैं। तो रोडोडेंड्रन जो है वो काफी अमाउंट में देखने को मिल रहे थे, वहां पे रोडोडेंड्रन फ्लावर्स थे। तो यही है जो है ना ये ब्लूम्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, जो रेड फ्लावर थे ये रोडोडेंड्रन थे। टॉल ट्रीज पे छोटे छोटे, मतलब टॉल ट्रीज इतने भी ये बड़े नहीं होते रोडोडेंड्रन, बट पता नहीं इसमें मेंशन हो रखा है टॉल ट्रीज, बट दे आर नॉट लाइक वेरी मच टॉल। So from Manali, as she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. अब क्या हुआ, मनाली से आगे पास है रोहतांग पास। तो जब वो रोहतांग पास की तरफ बढ़ रहे थे, वो रोहतांग पास देखने को जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारा ऐसा एरिया था जो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे घास थे और कहीं कहीं बहुत सारी स्नो भी थी, मीन्स स्नो और ग्रासेस दोनों थे। अब क्या हुआ कि सलीमा ने फिर ऑब्जर्व करा, ये सारी चीजें देखी, रोडोडेंड्रन्स देखे उसने, फिर पॉइंटेड लीव्स देखे, ये सारी चीजें जब सलीमा ने देखी तो उसने ये चीज ऑब्जर्व करी, उसने ये चीज नोटिस करी कि जो वेजिटेशन है, मीन्स कि जो फसलें हो रही हैं, जो पेड़ पौधे हो रहे हैं, उनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं लैंडफॉर्म पे भी डिपेंड करता है। मीन्स की हाइट ऑफ लैंड पे भी डिपेंड करता है कि वहां के पौधे कैसे होंगे, वहां के पेड़ पौधे कैसे रहेंगे। उसने फिर ये भी चीजें नोटिस की कि जैसे जैसे हाइट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब हाइट चेंज कैसे हुआ भाई? हाइट चेंज हुआ कि वो प्लेन से हिली एरिया की तरफ गई, माउंटेन की तरफ बढ़ी, तो हाइट तो चेंज हो रहा है, सी लेवल से हाइट हमारा चेंज हो रहा है। और उसके बाद टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नीचे बहुत गर्मी थी, जैसे जैसे पहाड़ों पे ऊपर जाते गए, हिमाचल प्रदेश पहुंचे, फिर वहां ठंड लगने लगी। इवन मनाली में जाके कभी कभी स्वेटर पहनना पड़ा होगा उनको समर्स में भी। तो ये सारी चीजें जो है उसने ये ऑब्जर्व किया, वो सिर्फ घूमने नहीं गई, उसने वहां जाके ये चीजें ऑब्जर्व भी करी, उसने वहां जाके ये चीजें नोटिस करी कि वेजिटेशन जो है वो टेम्परेचर पे, मॉइस्चर पे, क्लाइमेट पे और हाइट पे, इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। और इवन वेजिटेशन जो है वो स्लोप और सॉइल की थिकनेस कितनी है, सॉइल
का परत कितना है, सॉइल की कितनी मोटी परत है जगह पे, उस पे भी वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करती है। The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. तो जो टाइप, जो थिकनेस है, जो टाइप्स है नेचुरल वेजिटेशन की, वो भी वेरी करती है इन सारे जो फैक्टर्स हैं जो अभी हमने देखा, टेम्परेचर, मॉइस्चर, क्लाइमेट, हाइट, इन थिकनेस ऑफ सॉइल, स्लोपी कितना है वो, इन सभी चीजों पे वो काफी हद तक डिपेंड करती हैं। Now, natural vegetation is generally classified into three broad categories as follows. जो natural vegetation है, प्राकृतिक जो पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक विविधता जो है पेड़ पौधों में, वो तीन चीजों में, तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। The first one is forest. अब फॉरेस्ट क्या है भाई? फॉरेस्ट ऐसा है जहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल इतना ज्यादा होता है या इतना प्लेंटीफुल होता है कि वो ट्री कवर को सपोर्ट करता है और वो ट्री के ग्रो में हेल्प करता है। तो जहां पे ट्री अच्छे से ग्रो करे, जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग हो कि वो हेल्प कर रहा हो ट्री के ग्रोथ में, या बारिश इतनी हो कि जिससे ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाए, तो वो एरिया वहां जो है वो फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, वो एरिया फॉरेस्ट कहलाता है। अब ये है कि इन सभी चीजों में मीन्स कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां का रेनफॉल कैसा है, इन पे ये डिपेंड करता है on these things are depend on the rainfall and temperature, that how much the forest will be dense and open forest are grown, means कि वो कितना घना होगा या कितने एरिया में फैला होगा, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे एंड रेनफॉल पे, कि वो पर्टिकुलर फॉरेस्ट कितना घना और कितना कितना खुला खुला सा होगा या कितने एरियाज में वो ग्रो करा होगा। नाउ सेकेंड वन इज ग्रासलैंड। अब देखो ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो होती है, अभी हमने देखा था कॉन्टिनेंट्स वगैरह हमने देखा है, तो सारे कॉन्टिनेंट में ना, अभी आगे जब सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे हम, तो हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग काइंड ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, अलग अलग काइंड ऑफ ग्रासलैंड मिलते हैं, अलग अलग काइंड ऑफ श्रब भी मिलते हैं। तो अलग अलग जगहों के ग्रासलैंड को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जो कि हम मे भी इसमें भी आगे देखेंगे, या फिर हम जो सीनियर क्लासेस होंगी हमारी उसमें और डिटेल में देखेंगे। अब ग्रासलैंड क्या होता है? ग्रासलैंड होता है विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन, मीन्स कि जहां ज्यादा बारिश नहीं होती। फॉरेस्ट कहाँ ग्रो करता है? अब देखो इसमें एक चीज ये भी है कि फॉरेस्ट तभी ग्रो होगा, फॉरेस्ट वहां होगा जहां पे बारिश बहुत अच्छे अमाउंट में होगी और मॉडरेट से ज्यादा बारिश होगी, एवरेज बारिश नहीं होगी। मीन्स जहां बारिश बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है बारिश, इट मीन्स कि इंक्रीज इन रेन, देन वी विल गेट फॉरेस्ट देयर। और जहां पे मॉडरेट या फिर एवरेज होगी बारिश, वहां पे ग्रासलैंड पाया जाएगा। एंड द थर्ड वन इज श्रब। श्रब मीन्स क्या कि थॉर्नी श्रब या स्क्रब्स मीन्स कि जैसे वो जो छोटे छोटे बुशी प्लांट्स हो गए, जहां जिसमें कटीली झाड़ियां हो गई। अब वो कहाँ होंगी? वो ऐसे जगह में होंगी जहाँ पे बिल्कुल वो ड्राई रीजन हो, जहां बारिश बहुत कम अमाउंट। तो श्रब कहाँ होगी? श्रब ऐसी जगह में होगी जो कि बिल्कुल ड्राई रीजन होगा, मींस कि वहां बारिश बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में हो रही हो। तो अभी हमें तीन चीजें पता चली। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, जहां बारिश बहुत ज्यादा होगी, मीन्स मॉडरेट से ज्यादा जहां बारिश होगी वहां फॉरेस्ट होंगे, और वो कितने डेंस होंगे ये डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर पे। ग्रासलैंड कहाँ? ग्रासलैंड वहां होगी जहां पे मॉडरेट रेन होंगे, मतलब ना ज्यादा बहुत बारिश होगी ना ही बहुत कम बारिश होगी।
श्रब श्रब कहाँ होंगे? वैसे जगह में। अब हम देखते हैं ना, जो रेगिस्तान होते हैं, राजस्थान वगैरह, रेगिस्तान में, जो राजस्थान स्टेट में देख लो अगर, तो वहां कैसा पाया जाएगा? वहां कैसे प्लांट मिलेंगे? वहां श्रब मिलेंगे और थॉर्नी श्रब्स और बुशेस, छोटी छोटी बुशेस मिलेंगी, झाड़ियां, कटीली झाड़ियां मिलेंगी। ओके, नाउ सलीमा वाज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। वो सलीमा जब गई थी समर कैंप में, वो लौट के आई, फिर उसने अपने पापा से अपनी सारी एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू किया। और उसके पापा जो थे वो काफी जगहों पे घूमे हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उन्होंने सलीमा को बताया कि देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ये चीजें इंडिया में देखने को मिली, मैं तो बहुत जगह में घूमा हुआ हूँ। सलीमा के फादर ने सलीमा से बोला कि मैंने तो बहुत जगह, मैंने तो ऑल ओवर वर्ल्ड में गया हुआ हूँ, तो वहां मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत सारी वैरायटी है वेजिटेशन की, और जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। मीन्स कि ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ पाया जाता हो वो अफ्रीका में भी वैसी चीजें हो, यूरोप में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। जब यूरोप और एशिया में भी अलग अलग कंट्रीज में, जो एशिया के पार्ट्स हैं उसमें सेम हो, नहीं, अलग अलग कंट्री कॉन्टिनेंट्स में, इवन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स, अलग अलग टाइप की प्लांट्स पाए जाते हैं। उन्होंने कॉनिफेरस प्लांट्स फॉरेस्ट के बारे में बताया कि जो सब पोलर रीजन्स है, जहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं होती, मीन्स कि जो ठंडा एरिया है, जहाँ पे ठंड ज्यादा होती है, लाइक जैसे वो हिमाचल में गई थी तो उसने कॉनिफेरस फॉरेस्ट देखा, तो जस्ट लाइक दैट ओनली, जो सब पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ठंड होती है और स्नोफॉल वगैरह होती है, तो वहाँ कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और डेजर्ट में, अभी भी मैंने बताया कि राजस्थान वगैरह जैसे हो गए हमारे कंट्री में, तो वैसे डेजर्ट में थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं। और ह्यूमिड रीजन्स मीन्स कि जहां बारिश हो, जो गीला मॉइस्चर हो जहां पे, वहां ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। हार्डवुड फॉरेस्ट मीन्स क्या हो गया? सागवान, शीशम, ये सारे महोगनी, ये सारे जो है ये हार्डवुड प्लांट्स में आते हैं। Now Salima realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. तो सलीमा ने ये रियलाइज किया कि हिमालय के पास ऐसी बहुत सारी, मतलब लगभग सारी वैरायटी हैं, सारे वेजिटेशन हैं जो कि कोई देख सकता है इक्वेटर से पोलर रीजन जाते हुए। अब इक्वेटर मीन्स ये इक्वेटर टू पोलर रीजन हो गया। जस्ट अ मिनट, इक्वेटर अगर हम अर्थ को ड्रॉ करते हैं यहाँ, जस्ट अ मिनट, ये हमने लिया सर्कल, ये हमने ड्रॉ किया अर्थ, ये हो गई इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर। ड्रॉ नहीं हो रही है सही से, ओके, ये देखो, ये हो गई इक्वेटर। ओके, अर्थ, इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये तो हमें पता है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज इक्वेटर। तो क्या होता है कि सलीमा ने ये ऑब्जर्व करा कि हिमालय में वैसी सारी वेजिटेशन देखने को मिल रही है जो कि हमें इक्वेटर से पोलर रीजन जाने में देखने को मिलेंगी, क्योंकि उसके फादर ने बताया कि कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है और कहाँ कौन सी चीजें, और ये सभी चीजें सलीमा ने नोटिस करी हुई थी। Okay, the changes in the type of natural vegetation occur mainly because of the changes in climatic condition. Okay, तो जो changes हो रहा है natural vegetation में, जो changes आ रही हैं, वो basically उसका main cause क्या है? उसके पीछे जो main cause है, जो hero है, वो है climatic condition. मीन्स की जो चेंज क्लाइमेटिक कंडीशन में, जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी हम नहीं कह सकते, जो चेंज आ रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन में, क्योंकि भाई अब अगर हम इक्वेटर से, हमें ये पता है
कि इक्वेटर के आसपास का जो वेदर होता है वो अलग होता है। फिर जैसे जैसे हम पोल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं ठंड बढ़ती जाती है। ये हमने अभी वाटर चैप्टर में भी देखा था कि वाटर करंट भी अलग अलग, वो भी हॉट और कोल्ड होती हैं और क्यों होती हैं ये भी हमने देखा था। ओके, तो जो ये नेचुरल वेजिटेशन में डिफरेंसेस हैं, जो नेचुरल वेजिटेशन में वैरायटी है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज के कारण है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस आ रही हैं, इसी वजह से वेजिटेशन में भी चेंजेस आ रही हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप्स। अब चलो अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के वेजिटेशन कौन कौन से हैं और उनके फीचर्स क्या हैं और वहाँ कैसे जानवर रहते हैं। मीन्स कि वहाँ जो वाइल्ड लाइफ, वहाँ जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो कैसे होते हैं और कैसे रहते हैं। तो फॉरेस्ट में पहला जो हमारा फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट तो हमने देखा कि फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट अगर हम रिकॉल करते हैं उन चीजों को, तो फॉरेस्ट किसे कहते हैं। फॉरेस्ट मीन्स कि वहाँ अगर हम इमेजिन करते हैं, इफ वी विल क्लोज आवर आईज एंड इमेजिन अ फॉरेस्ट, तो उसमें बहुत बड़े बड़े हमें ट्रीज दिखेंगे और काफी वो ग्रीन होंगे। ठीक है, उनका कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन होगा, डार्क ग्रीन होगा और काफी वो डेंस होंगे, काफी ज्यादा एरिया में फैले हुए होंगे। ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर हमने सोचा तो हमारे माइंड में ये इमेज क्रिएट होती है फॉरेस्ट की। उसके बाद अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि फॉरेस्ट किन चीजों पे डिपेंड करता है, कि वहाँ रेनफॉल अच्छे अमाउंट में हो और वहाँ जो टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट हो, मीन्स ज्यादा ठंडा भी ना हो ज्यादा गर्म भी ना हो। और फॉरेस्ट कितना डेंस होगा और कितना ओपन होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के टेम्परेचर पे। ओके, तो फॉरेस्ट में जो पहली कैटेगरी है, जो पहला टाइप है फॉरेस्ट का, वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में हम सदाबहार वन भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो कि नाम से हमें पता चल रहा है ट्रॉपिकल। ठीक है, अब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल से ध्यान लगा लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हमारे पास दो ट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इक्वेटर, फिर ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया में इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके जाता है। इंडिया जो है हमारे, वो इक्वेटर के पास है, बट इक्वेटर लाइन क्रॉस नहीं होती। एंड रिकॉल वन थिंग दैट दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार करके जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारे इंडिया में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल से हमने पहले, अगर हम इसे बाइफरकेट करते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब तो हमें पता चल गया कि भाई वहां ट्रीज होगी बहुत ज्यादा और मे बी वो डेंस भी हो सकती है, वो ओपन एरियाज में भी हो सकती है, बट काफी ट्रीज होगी। एवरग्रीन, एवरग्रीन मीन्स क्या, जो हमेशा ग्रीन रहे। एवर हमेशा, ग्रीन हरा भरा, जो हमेशा हरा भरा रहे। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मीन्स क्या, कि वैसी लाइंस पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे हो, वैसी एरिया। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर द फॉरेस्ट जहाँ पे वो हमेशा वो हरी भरी रहे, दोज एवर बी ग्रीन, और वो हमेशा हरी भरी रहे और वहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं क्या, हम उसे बुलाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। अब देखो, ठीक है, these thick forests occur in the region near the equator and close to the tropic। ठीक है, अब देखो जैसे अब हम बात करते हैं, ये फिर से मैंने ड्रॉ करा, फिर से मैंने अर्थ ड्रॉ किया, फिर मैंने ये इक्वेटर, ये मैंने ड्रॉ करा इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अब देखो इससे समझो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगी हमें, ये हमें मिलेगी इस एरिया में। ठीक है, ये हमें इस एरिया में मिलेगी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट।
यहाँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, ठीक है, ये दोनों एरिया में यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी। ये हो गया हमारा इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो जो फॉरेस्ट है अभी हमने देखा, तो इक्वेटर से ये क्लोज है, इक्वेटर से क्लोज है, और ट्रॉपिक इक्वेटर के पास है, इक्वेटर से नजदीक है, और ट्रॉपिक के क्लोज है। मीन्स ये सारा एरिया जो है वो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें वहां देखने को मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता, यहाँ कोई सूखा सीजन नहीं होता, पतझड़ नहीं होता यहाँ। तो इट मीन्स कि पतझड़ नहीं होता, तो यहाँ पे हमेशा ये फॉरेस्ट जो है वो एवर ग्रीन होगी। मीन्स कि वहाँ के लीव्स जो है वो फॉल आउट नहीं होंगे। अगर पुराने पत्ते गिरते भी हैं तो पेड़ बिल्कुल से पत्तों से खाली नहीं हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि पेड़ जो है वो अपने सारे लीव्स को एक साथ नहीं शेड कर रहे हैं, एक साथ उसके सारे पत्ते नहीं झड़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उसे एवरग्रीन कहा जाता है, क्योंकि पत्ते, नो डाउट पत्ते तो टूटेंगे ही, बट कुछ ना कुछ पत्ते होंगे, और जो पुराने पत्ते हैं वो जाएंगे, नए पत्ते आएंगे, पुराने पत्ते जाएंगे, एक बार में पेड़ जो है, जो ट्री है हमारा, वो खाली नहीं होगा। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. दिन में भी मतलब वो ऐसा छत सा बन जाता है, मतलब वो ऐसा शेड बन जाता है ट्रीज का, कि मतलब इतनी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिन में भी अगर जाओ उस फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, रेन फॉरेस्ट में, तो वो दिन में भी वहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, सनलाइट अंदर नहीं पहुंच पाती, और वो अंधेरा सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे अभी रात है। हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये सारे रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा? जहां बहुत बारिश होगी, बारिश कहाँ होगी तो उसका नाम रेन फॉरेस्ट भी होगा। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। और जो मेन ट्रीज पाई जाती हैं, जैसे ये क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन एंड गिव एग्जांपल, तो एग्जांपल क्या हो गए? रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट का हम बता सकते हैं कि दीज आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो बता सकते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये भी हमारा क्लियर हो गया कि इक्वेटर, near the equator and close to the tropic, और close to the tropic of cancer, tropic of capricorn, अगर ये भी लिख सकते हो तो ये और बढ़िया कि तुम्हें पता है कि tropic of cancer क्या है और tropic of capricorn क्या। Okay, now the tropical evergreen forest in Brazil is so enormous that it is like the lungs of the earth, ठीक है। अब जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील का, ये इतना बड़ा है, इतना वास्ट है, इतना डेंस है कि इसको लंग्स, अर्थ के लंग्स के रूप में भी जाना जाता है। अब लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहते हैं, ठीक है। अब इसे लंग्स ऑफ द अर्थ इसलिए कहते हैं, जैसे लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। और पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो जो ये है ब्राजील का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये इतना बड़ा है, इतने पेड़ पौधे हैं वहां कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनवायरमेंट को, और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए इसे अर्थ का लंग्स कहा गया है।
क्योंकि ये प्योरीफाई करता है एयर को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इन अ लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। और एनाकोंडा, एनाकोंडा मूवी तो सबने देखी है, सबने देख रखा है एनाकोंडा मूवी। आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने एनाकोंडा मूवी देखा होगा। तो एनाकोंडा जो है, जो जिसे हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्नेक कहते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक, तो वो ऐसे ही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और ये बड़े से बड़े एनिमल को भी एनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। ठीक है, और उसे मार के खा जाते हैं वो। ठीक है, अब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ये कल करेंगे। ओके, यू विल फाइंड द नेक्स्ट फॉरेस्ट इन माय नेक्स्ट वीडियोस, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। और उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।